हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीट पीवाईक्यू सीरीज में हमने मोशन इन अ प्लेन के एआईपीएमटी 2014 तक के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम इस वीडियो में आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए is moving northwards with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is। ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूँ, काफी कॉन्सेप्चुअल है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आपको इस सवाल के इंपॉर्टेंस को समझने में मदद मिलेगी। और एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए, कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि एक शिप ए है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, और एक शिप बी है जो कि ए से साउथ की तरफ 100 किलोमीटर है और इसकी स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर ही है, बट ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी सबसे छोटी कब होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों शिप्स के बीच में कितने समय के बाद होगा, हमें इसका जवाब देना है। तो सवाल को थोड़ा सा अपन पिक्चर के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि हम लोग डायरेक्शन के लिए राइट की तरफ ईस्ट डायरेक्शन को लेंगे, लेफ्ट की तरफ वेस्ट, सामने की तरफ नॉर्थ एंड पीछे की तरफ साउथ, है ना। ये डायरेक्शन हमने पहले भी यूज किया, अभी भी हम कर रहे हैं, और इसी डायरेक्शन के कन्वेंशन के बेसिस पे ही इस सवाल को मैं समझाता हूं। तो कह रहा है कि जो शिप ए है, ये शिप, इसको हमने ए कह दिया, और ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना, और इसकी स्पीड की वैल्यू हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। अब इस शिप ए के साउथ की तरफ 100 किलोमीटर की दूरी पे एक शिप बी है ना। तो ए के साउथ की तरफ, तो यहां पर मैं साउथ के लिए नीचे की तरफ ले लेता हूं, यहां पर हमारी शिप बी है और शिप बी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, और इसकी भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही है ना। तो ये शिप जा रही है नॉर्थ की तरफ, इसकी स्पीड की वैल्यू भी हमारी है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ए एंड बी के बीच का जो फासला है वो हमें 100 किलोमीटर गिवन है ना। दिस डिस्टेंस इज गिवन 100 किलोमीटर, ये हमारा जो फासला है शिप ए एंड शिप बी के बीच का जो फासला है वो हमें 100 किलोमीटर गिवन है। तो हमें ये बताना है कि बी एंड ए के बीच का जो फासला है जो सबसे छोटा होगा, जब ए एंड बी के बीच की दूरी सबसे कम होगी तब कितना समय हो चुका होगा, कितने समय के बाद ए एंड बी शिप के बीच की दूरी सबसे कम होगी, इस बात का हमको जवाब देना है। तो अभी फिलहाल एट टी इक्वल टू 0, फिलहाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए एंड बी के बीच का क्या फासला है, तो डेफिनेटली आंसर होगा 100 किलोमीटर, है ना। फिलहाल तो 100 किलोमीटर का फासला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शिप ए की मूवमेंट लेफ्ट की तरफ हो रही है एंड शिप बी की मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि टी समय के बाद, है ना, टी समय के बाद इनकी बीच की दूरी सबसे कम होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। तो उस मोमेंट पे क्या होगा उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल मेरी शिप ए यहां पर है और मेरी शिप बी यहां पर है ना। नाउ अब क्योंकि बी की मूवमेंट नॉर्थ की तरफ हो रही है और ए की मूवमेंट वेस्ट की तरफ, तो मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ समय के बाद शिप ए मूव करते करते एक न्यू पोजीशन तक पहुंचेगी, जिसका नाम रख दिया मैंने ए डैश, एंड शिप बी मूव करते करते एक न्यू पोजीशन तक पहुंचेगी और उस पोजीशन का नाम मैं रख देता हूं बी डैश। मतलब शिप ए पहुंच गई ए डैश पे, शिप बी पहुंच गई है बी डैश पे, और अब ए डैश एंड बी डैश हमारी दोनों शिप्स की पोजीशंस होंगी, और अब इनके बीच का जो फासला होगा ये होगा, ये जो आप लेंथ देख रहे हैं यही लेंथ अब दोनों शिप्स के बीच की दूरी होगी, और इस दूरी को मैं सबसे छोटी दूरी मान करके चल रहा हूं, मैं इस दूरी को सबसे छोटा मान करके चल रहा हूं, और यही दूरी कितने समय के बाद होगी मिनिमम, यही हमको बताना है। मतलब ए एंड बी शिप्स के बीच की जो दूरी सबसे छोटी है वो किस टाइम पे होगी ये हमें बताना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि टी समय के बाद दोनों शिप्स के बीच की दूरी सबसे कम होगी, है ना। जो मुझे निकालना है उस समय को मैं टी मान करके चलता हूं। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या स्पीड यूनिफॉर्म हो, तब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। टी टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसकी वैल्यू वी इंटू टी के बराबर होती है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर टी समय के बाद दोनों शिप्स के बीच की दूरी सबसे कम थी, तो टी समय में शिप बी की मूवमेंट हो कितनी गई होगी। तो क्योंकि शिप बी की स्पीड की वैल्यू हमें 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और टी समय के बाद क्योंकि उनके बीच की दूरी मैं कह रहा हूं सबसे कम है,
तो टी समय के टाइम इंटरवल में हमारी शिप की जो मूवमेंट होगी, जो हमारी शिप बी है उसकी जो मूवमेंट होगी वो ऑब्वियसली 10 इंटू टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बी एंड बी डैश के बीच की जो दूरी होगी डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू 10 टी, स्पीड इंटू टाइम कर दिया मैंने, तो ये दूरी मुझको पता चलेगी, मतलब बी और बी डैश के बीच की दूरी मुझे मालूम है। सिमिलर वे में ए शिप पहुंच चुकी है ए डैश पे, तो अब उतने ही समय में शिप ए की मूवमेंट कितनी होगी, तो ऑब्वियसली सेम फॉर्मूले के बेसिस पे ये दूरी भी 10 टी हो जाएगी, हाँ कि नहीं। ए से ए डैश के बीच की दूरी भी 10 टी है, बी से बी डैश के बीच की दूरी भी 10 टी है, ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। अब हमको बोला है कि ए डैश बी डैश जो है लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए, तो एक काम करते हैं, अपन पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए डैश बी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस लेंथ को मैं मान लेता हूं x, फिलहाल के लिए इस लेंथ को मैं x मान लेता हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या जवाब देंगे, तो आपका इस लेंथ ए बी डैश को मैं मान लेता हूं परपेंडिकुलर एंड ए डैश को मान लेता हूं बेस। तो मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, देखिए ए बी के बीच का फासला कितना था, पहले 100 किलोमीटर था, अब जो शिप बी की मूवमेंट हुई है वो 10 टी हुई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ कितनी होगी, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 किलोमीटर माइनस 10 टी, यस और नो। तो हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 100 माइनस 10 टी, और इसका स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, मींस अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज करना चाहता हूं। बेस की वैल्यू कितनी हो गई, जैसे हमने कहा कि ये वैल्यू 10 टी है, तो बेस के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 टी स्क्वायर यहां पर, एंड पाइथागोरस थ्योरम कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर होती है ना। तो यहां पर हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे मुझको एक्स की वैल्यू मिल गई। तो मैं ये तो जान गया कि दोनों शिप्स के बीच की दूरी टी समय के बाद कितनी होगी। अब मुझे ये बताना है कि इस एक्स की वैल्यू सबसे कम कब होगी, है ना, शॉर्टेस्ट एक्स की वैल्यू के लिए समय क्या होगा हमें बताना है। तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हमारे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। डिफरेंशिएशन की मदद से हम या तो किसी ग्राफ का या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एंड डिफरेंशिएशन का एक यूज और भी है कि आप डिफरेंशिएशन की मदद से किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू या फिर दोनों वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज पूछी जाए, तब आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वहां पर आपको यूज करना डिफरेंशिएशन को। तो अगर आप डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अप्लाई करते कैसे हैं, तो जिस क्वांटिटी की भी आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, आप उस क्वांटिटी को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और उस डिफरेंशिएटेड वैल्यू को आप जीरो को इक्वेट करते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, मैं x की सबसे छोटी वैल्यू चाहता हूं, तो फॉर x मिनिमम मैं x की सबसे छोटी वैल्यू चाहता हूं, तो जिस क्वांटिटी की आपको सबसे छोटी या फिर सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए हो, आप उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, बट किसके रेस्पेक्ट में, जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा होगा, जो कि यहाँ पर हमारा टाइम है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, एंड फाइनली इसको इक्वेट करना है किसके साथ, इक्वेट करना है आपको इसको जीरो के साथ। तो आपको क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके जीरो को इक्वेट करना है, एंड सॉल्व करने से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस आपको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर देना है। तो काम करता हूं, यहाँ पर मुझे क्योंकि रूट के अंदर मेरी क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर चेन रूल यूज करूंगा, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई करने आता है। अगर नहीं भी आता तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। इसी को अपन चेन रूल कहते हैं। मैंने डी यू मल्टीप्लाई किया है तो डी यू डिवाइड भी किया है। अब यू क्या है, तो इस रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है इसको आप यू मान लीजिए, ये हमारा चेन रूल है। तो इस रूट के अंदर जो भी आप क्वांटिटी देख रहे हैं इसको हमने मान लिया यू, ठीक। तो अब मेरा x की वैल्यू क्या हो गई, अब x की वैल्यू हो गई रूट यू, है ना। तो x की जगह में आप रूट यू विजुअलाइज करिए, और रूट यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो सिमिलरली x की वैल्यू होगी रूट यू का मतलब है u का पावर हाफ, है ना, रूट यू का मतलब हो गया u का पावर हाफ। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, तो मुझे मिलेगा हाफ इंटू u टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट विल बिकम माइनस हाफ।
इनटू ये जो डॉट देख रहे हैं उसी का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब मुझे u को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट, मतलब मुझे इस टर्म को, ये जो आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स के को डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो या तो आप एक्सपांड कर दीजिए, और अगर एक्सपांड नहीं भी करते हैं तो भी आप यहाँ पर भी आप चेन रूल सेम वे में लगा सकते हैं। तो काम करते हैं, मैं एक्सपेंशन के बेसिस पे समझा देता हूँ और मुझे लगता है उस वे में आपको समझना और मेरे लिए समझाना आसान होगा। तो अगर मैं a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज कर लूँ तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर दैट इज 10,000। 10,000 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब सेकंड टर्म क्या मिलेगा, प्लस 10t का स्क्वायर। तो 10t के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100t स्क्वायर। 100t स्क्वायर में 100 कांस्टेंट है ना। इसके लिए बाहर t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 2t। नाउ फिर आएगा माइनस 2ab, तो माइनस रह गया मेरा, 2ab करूंगा तो 2 इंटू 100 विल बिकम 200, 200 इंटू 10t विल बिकम 2000t। 2000t में 2000 कांस्टेंट है इसके लिए बाहर, एंड t बचेगा, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, नाउ ये मेरा आ रहा है 2000 आ रहा है ना, ये 2000 आ रहा है, 2000 आ रहा है हमारा, और ये हो गया प्लस, है ना। अब आगे की अगर हम बात करें तो 10t के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100t स्क्वायर। 100t स्क्वायर में 100 कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2t, तो 100 इंटू 2t विल बिकम प्लस 200t, और इसकी वैल्यू फाइनली किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। और यहां पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। अब देखिए ये जो मेरा फैक्टर आप देख रहे हो इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं 0 से डिवाइड कर दिया तो फाइनली ये 0 हो चुका। अब मेरे पास क्या बचने वाला है देखिए, तो यहां पर मेरे पास 200t है, ये भी 200t है, तो 200t प्लस 200t विल बिकम 400t विच विल बी इक्वल टू 2000। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2000 अपॉन 400, एंड फाइनली मुझे t की वैल्यू मिलने वाली 5r। तो 5r के बाद हमारी जो दूरी होगी शिप a एंड शिप b के बीच में वो मिनिमम होगी, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5 आवर होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं गई होगी, आप बिल्कुल एकदम आराम से समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, आप उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके 0 को इक्वेट करें, उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप इक्वेशन को सॉल्व करें, आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो इस वे में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन री AIPMT 2015 से है। क्वेश्चन है इफ वेक्टर्स a इक्वल टू दिस मच एंड वेक्टर b इक्वल्स टू दिस मच आर फंक्शंस ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ना ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब हमको ये कह रहा है कि t की क्या वैल्यू मेंटेन की जाए जिसके कारण वेक्टर a एंड वेक्टर b आपस में ऑर्थोगोनल हो, मीन्स परपेंडिकुलर हो। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपको तो वेक्टर्स के बीच में एंगल को लेकर के जानकारी दी गई हो या फिर पूछी गई हो, तो जनरली हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट की मदद से किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की जानकारी अगर पूछी गई हो या फिर दी गई हो, उसे यूज करना आसान होता है। तो जनरली अगर हमको वेक्टर्स के केस में एंगल को लेकर के कुछ काम करना हो तो जनरली हम लोग डॉट प्रोडक्ट की मदद लेते हैं। और डॉट प्रोडक्ट क्यों, देखिए हम जानते हैं कि जैसे a डॉट बी की हम बात करना चाहते हैं, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, यस और नो। तो वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ए बी कॉस थीटा होगी, अगर a हमारा पहला वेक्टर, b हमारा दूसरा वेक्टर है, एंड थीटा वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर वेक्टर a एंड वेक्टर b गिवन है हमको। अब अगर वो ऑर्थोगोनल हैं तब उस केस में उनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया, 90, एंड cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो फाइनली हमारे सवाल के हिसाब से a डॉट बी की वैल्यू हो जानी चाहिए 0। ठीक, अब मुझे यही काम करना है। अब अगर मैं देखूं तो मुझको वेक्टर a एंड वेक्टर b कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है ना, आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं, इफ मान लो वेक्टर a हमें गिवन है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड वेक्टर b गिवन है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सपोज हमें इस तरह से दो वेक्टर्स गिवन है,
तब ए डॉट बी की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला और है, जो कि कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर वेक्टर्स गिवन हो तब हमें यूज करना है। अगर आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो आप डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ए बी कॉस थीटा से निकालना। ये पहला फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला है जो हम तब यूज करेंगे जब हमको वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में मींस आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया हो तब यूज करेंगे। एंड फॉर्मूला होता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। एक फॉर्मूला ये है डॉट प्रोडक्ट का, दूसरा फॉर्मूला ये है। और हमारे सवाल के हिसाब से क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऑर्थोगोनल है वो, इसके लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को मैं 0 के इक्वेट करता हूँ इस फॉर्मूले को यूज करके, तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है देखिएगा। तो x1 कौन होगा, वेक्टर ए के आई कैप का जो भी कोफिशिएंट होगा, y1 वेक्टर ए के जे कैप का कोफिशिएंट, सिमिलरली z1 तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आई कैप जे कैप का जिक्र है, तो के कैप वाले टर्म मीन्स z1 z2 यहाँ पर एब्सेंट है, तो वो टर्म हमारा हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली x2 y2 हमारे वेक्टर बी के आई कैप एंड जे कैप के कोफिशिएंट्स होंगे। तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2, ये हो गया मेरा y2। तो मुझे करना है x1 x2, तो क्या मिलने वाला है मुझे cos ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, x1 x2 का काम हो गया, प्लस अब करना है y1 y2, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, और ये वैल्यू हो जानी चाहिए 0। अब अगर हम देखें तो ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के फॉर्मेट में है ना। आप ओमेगा टी को ए मान लीजिए, ओमेगा टी बाई टू को बी मान लीजिए, तो ये फॉर्मेट किसका हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और आपको बिल्कुल पता होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ये हमारा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का होता है, और इसलिए ए की जगह में ओमेगा टी, बी की जगह में ओमेगा टी बाई टू लिख दिया, और वैल्यू फाइनली कितनी हो जानी चाहिए 0। इंप्लाइज दैट कॉस ना ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी बाई टू, एंड यहाँ पर मेरा आर एच एस बनता है 0। और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए कॉस 90, बट 90 डिग्री हमारा जो डिग्री है हमारी एंगल की एसआई यूनिट नहीं है, हम एंगल की एसआई यूनिट किसे मानते हैं, रेडियन को। तो 90 डिग्री की वैल्यू पाई बाई टू रेडियन होती है, और इसलिए यहाँ पर कॉस 90 ना लिख करके हम कॉस पाई बाई टू लिख रहे हैं। तो अगर कॉस ओमेगा टी बाई टू की वैल्यू कॉस पाई बाई टू के बराबर है, तो अगर मैं एंगल को इक्वेट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ओमेगा टी बाई टू मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई टू, एंड फाइनली टू रिड्यूस कर दूं तो टी की वैल्यू आ जाएगी मेरी पाई अपॉन ओमेगा, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो इतने समय के बाद दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, तो मैं आंसर पाई बाई ओमेगा को टिक करूंगा, तो ऑप्शन 4 के साथ जाना चाहेंगे, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भी। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दिज वेक्टर्स इज। ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूं। कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, अगर उनके एडिशन की मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। तो काम करते हैं, हम पहले वेक्टर को ए मान लेते हैं एंड दूसरे वेक्टर को हम बी मान लेते हैं। तब कहता है कि उनके एडिशन की जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस की भी है, ऐसा हमें कह रहा है ना। जो मैग्नीट्यूड उन दो वेक्टर्स के एडिशन से मिलती है वही वैल्यू हमें उन दोनों के डिफरेंस से भी मिलती है। तो हमें बताना है कि उस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, और इस एंगल को मैं थीटा मान के चलता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर, तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ भी समझाया हुआ है पहले सवालों में। तो आप दोनों में से कोई भी एक लॉ को यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दोनों ही लॉ आपको हमेशा सेम रिजल्ट देंगे, डिफरेंस बस उनके अप्लाई करने के तरीके में होता है। तो जनरली मेरा प्रेफरेंस अगर आप मुझसे पूछें तो जनरली मैं पैरेललोग्राम लॉ को ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि उसके थ्रू चीज़ों को विजुअलाइज करना और समझना आसान होता है। इस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को रेफर कर पाना काफ़ी आसान होता है। तो जनरली मैं पैरेललोग्राम लॉ को ज़्यादा फॉलो करता हूं, उससे मुझको चीज़ों को सिंपल वे में समझने में थोड़ी मदद मिलती है।
तो मान लेते कि मैं इसे वेक्टर ए मान लिया और ये मेरा वेक्टर बी है सपोज, है ना, ये मेरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को फिलहाल मैं थीटा मान लेता हूं, जिसकी जानकारी हमें पूछी गई है, सच दैट एडिशन की मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस की मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो नाउ अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट की, तो डेफिनेटली इनके कॉमन टेल से पास होने वाला जो डायगोनल होगा वही मेरा रिजल्टेंट देगा, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ए प्लस बी की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं, है ना, कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है, एडिशन के रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है जहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अब मुझको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मुझे करना क्या है, a माइनस बी। तो मैंने आपसे कहा था कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका उनको ऐड करने के तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप a माइनस बी ना करके आप a प्लस ऑफ माइनस बी कर दीजिए, जहां पर माइनस बी वेक्टर बी की नेगेटिव वेक्टर कहलाती है, और नेगेटिव वेक्टर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, बस डायरेक्शन 180 डिग्री हमारा रिवर्स हो जाता है। तो अगर वेक्टर बी उस तरफ है तो वेक्टर माइनस बी इसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा। अब मुझको a माइनस बी नहीं करना, मुझे a प्लस ऑफ माइनस बी करना है ना, मुझे एडिशन ही करना है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर a एंड वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो डेफिनेटली इनके बीच के एंगल को आप 180 माइनस थीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हाँ कि नहीं। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को यूज करता हूं, तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव कहां पर है, एंगल का। जो एंगल पहले थीटा था, जिन दोनों को मैंने ऐड किया था उनके लिए, अब जिन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं उनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा आ गया। तो बस सेम फॉर्मूला यूज करना और थीटा की जगह में मुझे 180 माइनस थीटा पुट कर देना है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। नाउ बस इसे सॉल्व करते हैं, आंसर मिलेगा। तो रूट दोनों साइड्स में है ना, तो अब स्क्वायर करके रूट को हटा दो, रूट हट गया, रूट हटने के बाद ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, है ना, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा 2ab cos थीटा, यहाँ पर बचेगा 2ab cos 180 माइनस थीटा, फिर 2ab भी आपस में कैंसिल। तो फाइनली क्या बचने वाला है मेरे पास बचने वाला है cos थीटा इक्वल्स टू cos 180 माइनस थीटा, implies that cos थीटा इक्वल्स टू, अब cos 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस cos थीटा, है ना। cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एंड इन दैट रेस्पेक्ट अगर मैं cos थीटा को माइनस cos थीटा मान करके चल रहा हूं, तब cos थीटा काट करके 1 इक्वल टू -1 मत बना देना, है ना। जनरली मीम चलती हैं और आप पता चला cos थीटा कैंसिल करके 1 इक्वल टू -1 प्रूफ कर बैठे, वो काम नहीं करना है हमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब माइनस cos थीटा को आप LHS की तरफ लीजिए तो आपको मिलेगा 2 cos थीटा। अब 2 cos थीटा इक्वल टू कितना बचा, 0। तो 2 cos थीटा 0 है, तो अब cos थीटा कितना हो गया, डेफिनेटली cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी। मैंने क्या किया, इस माइनस cos थीटा को LHS की तरफ लेकर के ऐड करके कर दिया cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा दैट इक्वल्स टू 0, cos थीटा विल बी इक्वल टू 0/2 दैट इज 0। और कौन से एंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, बता दीजिए। डेफिनेटली थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तभी जाकर के cos की वैल्यू 0 आती है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री ऑप्शन 2 होना चाहिए। और मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से बिलोंग करता है, एंड क्वेश्चन है द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल at any time are x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds is all right। ठीक, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जब उसके PYQ को हमने सॉल्व किया था, तब मैंने डेफिनेटली आपको इस तरह की सारी जानकारी तब दी हुई है, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवाल आप थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे। अगर न बनता है तो मैं सिखा रहा हूं आपको, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको एक पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स गिव है, एक्स कोऑर्डिनेट की भी हमको जानकारी है, वाई कोऑर्डिनेट की भी जानकारी, मतलब मोशन यहाँ पर एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप टी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे एक्स के एक्सप्रेशन में एंड वाई के एक्सप्रेशन में, तब आपको कहां पर हमारा पार्टिकल किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको मिल जाएगा। आपको बताना है
कि 2 सेकेंड में उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, तो मैंने आपसे क्या कहा है, दैट मोशन इन 2 डायमेंशन इज इक्विवेलेंट टू 1 डायमेंशनल मोशन, है ना। एक बार फिर से रिपीट करूं, मैंने आपको कई बार कहा कि 2 डायमेंशनल मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट न करते हुए हम उसे 2 अलग अलग 1 डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करेंगे, जहां पर हम जो 2 1 डायमेंशनल मोशन लेंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लेते हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट की जानकारी और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की जानकारी है। मैंने कहा था कि अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करें तब हमको मिलती है स्पीड और वेलोसिटी कहना चाहिए, है ना। तो अगर आप किसी बॉडी या फिर पार्टिकल की पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तब आपको क्या मिलेगी, उसकी वेलोसिटी मिलेगी। और अब अगर आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तब जाकर के आपको मिलता है एक्सीलरेशन। आप x की मदद से डायरेक्टली a नहीं पहुंच सकते, आपको x से डायरेक्ट a पहुंचा नहीं जा सकेगा, आपको x की मदद से पहले v निकालना होगा, v निकालने के बाद ही आप a तक पहुंच सकते, बिल्कुल याद रखिएगा। तो x को डिफरेंशिएट करने से v मिलता है, v को डिफरेंशिएट करने से a मिलता है। सिमिलर वे में a को इंटीग्रेट करें टाइम से तो v मिलेगा, v को इंटीग्रेट करें टाइम से तो x मिलेगा, है ना। तो मुझे अगर बात करनी है एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन की, तो ये आपको अगर आप यहाँ पे 2D में x को डिफरेंशिएट करें तो आपको vx मिल जाएगा, एंड vx को डिफरेंशिएट करें तो आपको ax मिल जाएगा, है ना। आपको यहाँ पर ax मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ax मिल जाएगा। नाउ सिमिलर वे में अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, आपको वेलोसिटी की कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ मिल जाएगी। और अगर आप भी y को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो डेफिनेटली आपको एक्सीलरेशन की कंपोनेंट मिल जाएगी y एक्सिस की तरफ। इतनी बातें आपको समझनी है। एंड फाइनली मेरी जो एक्सीलरेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, ax i कैप प्लस ay j कैप हो जाएगी। एंड a की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जिन कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत है। हालांकि इस सवाल को सॉल्व करने में इतना समय नहीं चाहिए, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर सवाल के थ्रू पूरी थ्योरी चैप्टर की रिवाइज करवा सकूं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अलग अलग तरह के सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए। और इसीलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो फाइनली अब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा vx। तो vx की वैल्यू फाइनली निकाल देते हैं। तो 5t का डिफरेंशिएशन हो गया 5 माइनस 2t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो गई 4t, है ना। बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 इंटू 2t विल बिकम 4t। नाउ अब अगर मैं बात करूं ax की तो आपको इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 5 कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस 4t का डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझको ax की वैल्यू तो मिल गई। अब बात करते हैं ay की। तो ay के लिए मुझको पहले vy निकालनी पड़ेगी, तो आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 10t के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो गई 10, और क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया तो डेफिनेटली ay की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होगी। तो फाइनली अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं भी तो मुझको a की मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। और वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे प्लस माइनस साइन के साथ जानकारी यहां पर दी गई है, तो डेफिनेटली -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस होगा। हम चाहें तो यहाँ पर हम आई कैप को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे जो कि इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। ऑल राइट, if he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, 2 डायमेंशन का ही क्वेश्चन है, बहुत इजीली किया जा सकता है। और मैं एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल है हल्का, एकदम ध्यान से सुनिएगा, है ना, आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है, ये एक रिवर है ना, ये रिवर है मान लेते हैं, और इस रिवर में पानी फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। तो पानी है इसमें, है ना, और ये पानी की जो फ्लो है वो ईस्ट की तरफ हो रहा है। तो ये ईस्ट की तरफ मेरा वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर की वेलोसिटी को मैं यू मान लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 20 मीटर पर
10 मीटर पर सेकेंड। अब जो स्विमर है वो थमे हुए पानी में, मीन्स अगर रुका हुआ पानी हो, मीन्स पानी के रेस्पेक्ट में उसकी जो स्पीड हो सकती है स्विमिंग की वो 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब स्विमर पानी के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ स्विमिंग कर सकता है ना। नाउ अब वो कौन से बैंक में है, तो ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो ऑब्वियसली यही तो मेरा साउथ बैंक है। जैसा कि मैंने कहा राइट की तरफ ईस्ट, लेफ्ट की तरफ वेस्ट, सामने की तरफ नॉर्थ, पीछे की तरफ साउथ, तो ये मेरा साउथ बैंक हो गया। अब उसको कहाँ जाना है, वो विश करता है कि वो रिवर को क्रॉस कर ले अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ अगर कवर करके रिवर को क्रॉस करना है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे उसको पहुंचना चाहिए, तो यही तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के अलोंग अगर वो चलता है तभी ना जाकर के वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते करते रिवर को क्रॉस करेगा, तो उसको इस लाइन के अलोंग जाना है, उसकी इच्छा है कि उस लाइन के अलोंग जाए, है ना। नाउ अब कहता है कि अगर ऐसा है, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय, तो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में कितने एंगल के साथ उसको स्विमिंग चालू करनी चाहिए। देखिए होगा ऐसा कि देखो पानी तो बह रहा है, तो अगर आप एक वुडन ब्लॉक को, एक मान लो एक लकड़ी का एक ब्लॉक है और उसको अगर आप पानी में रख देते हो तो पानी के बहाव के साथ तो चले जाएगा कि नहीं आगे। तो वैसे ही जो स्विमर है अगर वो नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करता है, अगर वो नॉर्थ की तरफ ही डायरेक्टली जाने की कोशिश करता है, तो नॉर्थ की तरफ जाने के कारण वो डेफिनेटली रिवर क्रॉस तो कर रहा होगा लेकिन पानी भी उसको बहा के लेके जा रहा होगा सेम वे में। और इसके लिए अगर वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्टली स्विमिंग करता है तो नॉर्थ के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, रिवर की वेलोसिटी एंड उसकी खुद की वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो बनेगा उस डायरेक्शन में फाइनली जाकर के वो पहुंचेगा। और इस केस में उसका पाथ शॉर्टेस्ट नहीं होगा, वो एक लेंदी रास्ते के अलोंग जाते हुए यहां पर इस पॉइंट पे पहुंचेगा। अब समय उसको क्या लगेगा एक अलग कहानी है। जब स्विमर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करना चाह रहा होता है तब उसको डेफिनेटली नॉर्थ की तरफ जाना नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो अपोजिट बैंक के अपोजिट पॉइंट पे ना पहुंच करके वो कहीं और पहुंचेगा और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट, जो इस सवाल में स्विमर नहीं चाहता। अगर मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं, अगर वो डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ स्विमिंग चालू करेगा तो रास्ता लंबा जरूर लेगा बट इस दौरान रिवर को क्रॉस करने में जो समय लगता है वो समय मिनिमम लगता है। तो अगर यहाँ पर सवाल मिनिमम टाइम का होता, मिनिमम टाइम का, तब उस केस में स्विमर को डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ स्विमिंग चालू करनी चाहिए थी। हालांकि पहुंचेगा वो कहीं और एक लेंदी रास्ते के अलोंग, बट समय जो लगता है यहाँ पर सबसे कम लगता है। मतलब जनरली हमारे मन में क्या मिसकंसेप्शन होता है कि अगर रास्ता लंबा है तो टाइम भी ज्यादा लगना चाहिए, रास्ता छोटा है तो टाइम भी कम लगना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रास्ता लंबा होने के बावजूद भी टाइम कम लगता है, और अगर यहाँ पर वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाता भी है तो अब उस केस में समय कम नहीं लगेगा, समय ज्यादा लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में हमारा नेचर बिहेव करता है। तो करेगा क्या मालूम है, वो स्विमर कुछ एंगल फॉर्म करते हुए, नॉर्थ के साथ मैं एंगल को थीटा मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है, तो नॉर्थ के साथ कुछ एंगल थीटा मेंटेन करते हुए मान लेते हुए स्विमिंग चालू करता है, जिसके बारे में हमको जानकारी देनी। तो होगा क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। तब इस केस में मैं स्विमर के स्विमिंग की स्पीड को v मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 20, है ना। तो ये हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग होते हुए अपोजिट बैंक तक पहुंचना चाहता है, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट न तो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए न तो वेस्ट की तरफ होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ ही आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसका ये मतलब रहा कि पानी जितनी वेलोसिटी से उसको बहाकर लेकर के जा रही होगी उसको उतनी ही वेलोसिटी के साथ अपोजिट में आते रहना होगा। पानी का काम है कि पानी बह रहा है तो पानी के बहाव के साथ हर वो चीज जो पानी में है वो बहते हुए पानी के अलोंग चली जानी चाहिए। लेकिन अगर स्विमर की इच्छा है कि शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करते हुए अपोजिट बैंक तक पहुंचे, तब पानी की जो वेलोसिटी है राइट की तरफ उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसको डिफीट करना पड़ेगा, और इसीलिए उसकी वेलोसिटी की जो वेस्ट की तरफ कंपोनेंट आ रही है वो कंपोनेंट की मदद से वो पानी की वेलोसिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, कैंसिल करने की कोशिश करेगा और पानी की तरफ ड्रिफ्ट होने से अपने आप को रोकेगा। देन तो अब क्योंकि थीटा मैंने नॉर्थ की तरफ से लिया है तो इस वेलोसिटी की नॉर्थ की तरफ जो कंपोनेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, डेफिनेटली 20 cos थीटा, है ना। जिस तरफ एंगल की जानकारी होती है उस तरफ हम cos थीटा मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी 20 sin थीटा। एंड ऑब्वियस बात है कि 20 sin थीटा की वैल्यू 10 के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाकर के वो रिवर के बैंक के अलोंग ड्रिफ्ट नहीं करेगा
और डायरेक्टली अपोजिट बैंक के अपोजिट पॉइंट तक पहुंच पाएगा फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट पाथ। और इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं 20 sin थीटा इज डेफिनेटली इक्वल टू 10, implies that sin theta will be equal to 10 by 20 that equals to 1 by 2। और कौन से एंगल के लिए sin थीटा की वैल्यू 1 by 2 होती है, that equals to 30 डिग्री। और इसीलिए नॉर्थ से उसको 30 डिग्री बनाते हुए स्विमिंग करनी पड़ेगी। और 30 डिग्री किस तरफ बनाएगा, ईस्ट की तरफ की वेस्ट की तरफ, तो ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ है ना। नॉर्थ की अगर ईस्ट की तरफ बनाएगा तो फिर तो वो तो बह ही जाएगा ना। तो उसको क्योंकि इस रिवर की वेलोसिटी को ओवरकम करना था तो डेफिनेटली वेस्ट की तरफ झुकाव रखते हुए उसको स्विमिंग करनी चाहिए। इसीलिए होगा आंसर 30 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खाली एक ही लाइन लिखनी थी और इतना लिखते ही आंसर आ जाना था। मतलब मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था, बट समझाने में मैंने 5 मिनट लिया ताकि आप कोर कॉन्सेप्ट को समझें और इस तरह के सवालों को बहुत कॉन्फिडेंटली आप अप्रोच कर पाए, है ना। तो बिल्कुल आप सीखते जाइएगा, जो फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट हैं एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर सवाल आपको आसान लगेंगे, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftop of 2 buildings 100 meter apart and of the same height of 200 meter, all right, with the same velocity of 25 meter per second, when and where will the 2 bullets collide। ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूं। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 2 बिल्डिंग्स हैं, तो यहां पर मैं पहली बिल्डिंग को बना देता हूं, ये पहली बिल्डिंग है और ये हमारी मान लेते हैं दूसरी बिल्डिंग है। इन दोनों बिल्डिंग्स की जो हाइट है ना, इन दोनों बिल्डिंग्स की जो हाइट है हमें 200 मीटर गिवन है और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो फासला है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 100 मीटर गिवन है। अब कहता है कि 2 अलग अलग बुलेट्स को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक बुलेट को फायर किया गया राइट की तरफ तो दूसरे बुलेट को फायर किया गया है लेफ्ट की तरफ। फायरिंग के दौरान उनकी जो स्पीड थी वो भी सेम थी, ऐसा कह रहा है। ठीक है, हमको यहां पर बोला है विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब उन दोनों को फायर करने की जो स्पीड मेंटेन की गई थी दोनों बुलेट्स की वो डेफिनेटली क्या थी, सेम थी। दोनों को सेम स्पीड के साथ फायर किया गया है। तो कहता है व्हेन एंड वेयर विल द 2 बुलेट्स कोलाइड। देखिए आसान सवाल है। तो ये वैल्यू भी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड है और ये वैल्यू भी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड है। देखिए अगर दोनों के दोनों बुलेट्स आपस में कोलाइड कर गई हैं, अगर एक जगह आकर के मिल गई हैं, तो अब एक बात का जवाब दीजिएगा, दोनों ने डेफिनेटली बिल्डिंग्स के बीच की दूरी को ओवरकम कर लिया होगा। मतलब जो उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का फासला है वही फासला दोनों बुलेट्स के बीच का भी है। तो अब अगर वो दोनों बुलेट्स एक जगह पे जाकर के मिल गए हैं, अगर आपस में कोलाइड कर गए हैं, इसका तो एक ही मतलब है ना कि दोनों ने मिल करके इस फासले को कवर कर लिया। मतलब जितनी डिस्टेंस हमारी बुलेट 1 ने ट्रेवल की और जितने डिस्टेंस हमारी बुलेट सेकेंड ने ट्रेवल की, उन दोनों के डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो डेफिनेटली 100 मीटर के बराबर होना चाहिए। ये बात तो एकदम क्लियर है। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन में अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तब इस मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो हमारी बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग बॉडी के वेलोसिटी में किसी तरह का बदलाव नहीं आता, क्योंकि जो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकल है और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ नहीं रहती और इसीलिए अर्थ किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करवा सकती। अर्थ किसी भी बॉडी को वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करवा सकती है, बट अर्थ किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करवा सकती, क्योंकि इसके फोर्स का, इसके एक्सेलरेशन का कोई भी इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप मान लो रात को स्टडी करने के दौरान आपकी स्टडी टेबल पे एक बुक रखे, तो जब आप सुबह उठ करके वापस आपकी स्टडी टेबल पे बैठेंगे तो आपको बुक वहीं पे नजर आएगी ना। क्यों? क्योंकि बुक जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है उस बुक को अर्थ मूव नहीं करवा सकती। अदरवाइज तो दुनिया की हर रखी हुई चीज कहीं ना कहीं मूव करती रहती, तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में बदलाव नहीं आता। तो 25 मीटर पर सेकंड की जो वैल्यू है वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल में वो यूनिफॉर्म रहेगी, भले वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी में गेन होता जाएगा
भले वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बट हॉरिजॉन्टल में नहीं बदलनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं ये मान करके चलता हूँ टी समय के बाद, अगर मैं ये मान करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे व्हेन एंड वेयर बोला है, तो वेयर और व्हेन हमें दोनों बताना है। तो व्हेन का मतलब हो गया हमारा टाइम एंड वेयर का मतलब हो गया हमें पोजीशन बतानी है। तो अगर हम ये मान करके चलते हैं कि टी समय के बाद, अगर हम ये मान करके चलते हैं कि टी समय के बाद वो आपस में कोलाइड करेंगे, तो टी समय में हमारी ये बुलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 25t हो जाएगा। ये बुलेट भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 25t। तो 25t प्लस 25t मिला करके हो गया 50t, एंड डेफिनेटली 50t की वैल्यू हो जानी चाहिए 100, और फाइनली t की वैल्यू आ जाएगी 100/50, दैट इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो टाइम तो हमें 2 सेकेंड पता चल चुका है। अब कहां पर भी पूछा है तो कहां के लिए हमको यहां पर देखो हाइट को लेकर के जानकारी गिवन है कि कितनी हाइट पे वो कोलाइड, तो हम ये देख लेते हैं कि भैया 2 सेकेंड में कोई बॉडी कितना नीचे आएगी अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 इनिशियल वेलोसिटी मेंटेन कर रही थी। तो देखो यहां पर जो बुलेट थी ना वो हॉरिजॉन्टली फायर की गई थी। अब अगर हॉरिजॉन्टली फायर की गई थी तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में, वाई एक्सिस को मैं वर्टिकल मान रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 0 है, तो हम ये देखते हैं कि 2 सेकंड के समय में वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं निकाल सकता हूं या यूज कर सकता हूं इक्वेशन y इक्वल टू qyt प्लस हाफ ayt², जहां पर y को मैंने वर्टिकल एक्सिस माना हुआ है, इंप्लाइज दैट अब वो कितना नीचे आएगा, तो मान लो y नीचे आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पहला टर्म 0 हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8, और यहाँ पर हमें 10 लेने को कहा गया है, तो g की वैल्यू यहाँ पर जो है वही हमारी ay है, और यहाँ पर मुझे 10 पुट कर देना चाहिए। 10/2 की वैल्यू हो जाएगी 5, एंड t की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4। तो 5 × 4 विल बिकम 20 मीटर। मतलब वो बिल्डिंग के रूफ से 20 मीटर नीचे आकर के कोलाइड किए होंगे। तो ग्राउंड से उनकी हाइट कितनी होगी, तो क्योंकि बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 200 मीटर थी, और वो 20 मीटर नीचे आकर के टकराए हैं, तो ग्राउंड से उसकी हाइट क्या रही होगी जहां पर वो बुलेट्स टकराएंगे, ऑब्वियसली 200 माइनस 20, तो द आंसर विल बी 180 मीटर। तो इसीलिए मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा आफ्टर 2 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर। तो अगर हाइट की बात की जा रही तो 180, और रूप से अगर डिस्टेंस पूछा होता तो आंसर 20 मीटर होता। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates at 5 meter per second square. At t equal to 4 second, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 second? All right, g की वैल्यू हमें 10 लेने को कहा गया है। तो देखिए एक कार थी जो रेस्ट से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही थी। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे उस कार से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। तो कहता है 6 सेकेंड के बाद हमारी उस बॉल की क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होगी। तो देखिए एक बात तो बहुत क्लियर है, क्योंकि कार से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है, अब क्योंकि कार से बॉल हट चुकी है, अब बॉल जो हमारी है इट इज नाउ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब उस बॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स का इन्फ्लुएंस है जो अर्थ अप्लाई करेगी, और उसके अलावा वहां पर कोई भी एजेंट नहीं है जो उस बॉल को एक्सीलरेट कर सकता है। और इसीलिए ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि ड्रॉप किया गया था t इक्वल टू 4 सेकेंड और कहानी यहाँ पर t इक्वल टू 6 सेकेंड की पूछी गई है, तो अगर एक बार बॉल ड्रॉप हो गई है और ड्रॉप होने के बाद की अगर बात पूछी जा रही है, तो ऑब्वियस बात है कि अब उस बॉल पे सिर्फ ग्रेविटी ही फोर्स अप्लाई कर रही है, ग्रेविटी का ही खाली इफेक्ट है, और इसीलिए उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए एक्सीलरेशन के बेसिस पे मैं आंसर 1 को जज कर सकता हूं, मुझको v निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन 1 वैसे भी सही दिख गया, क्योंकि ऑप्शन 1 के केस में ही एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 बताएगी, अदर ऑप्शंस में तो है ही नहीं। बट फिर भी मैं आपको u की वैल्यू मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल करके दिखाता हूं। देखिए वो कैसे निकालेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर किसी बॉडी को हम मूविंग प्लेटफॉर्म से ड्रॉप करते हैं, तब उस केस में मूविंग प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी रही होगी एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉप, एग्जैक्टली वही वेलोसिटी उस बॉडी की भी रहेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मान लिया जाए कि एक प्लेटफॉर्म में जो मूव कर रहा है, जैसे यहां पर कार मूव कर रही है,
तो कार मूव करने के दौरान जिस इंस्टेंट पे आपने बॉल को ड्रॉप किया होगा उस इंस्टेंट पे जो भी कार की वेलोसिटी है एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी उस बॉल को भी मिलेगी, उस बॉडी को भी मिलेगी। तो क्योंकि t इक्वल टू 4 सेकेंड में हमने बॉल को ड्रॉप किया, तो इस इंस्टेंट पे जो भी हमारी कार की वेलोसिटी रही होगी एग्जैक्टली सेम इनिशियल वेलोसिटी हमारी बॉल की भी होगी। तो सबसे पहले हम कार के लिए बात कर लेते हैं। तो कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसे मैं एक्स एक्सिस मान के चलता हूँ। कार जो हमारी मूव कर रही है रोड में उस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, वर्टिकल को हम वाई एक्सिस ले लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 हो गई। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें कार की, दैट इज 5। टाइम की वैल्यू हमें कहा गया 4 सेकेंड। तो हम ये देख लेते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स प्लस ए एक्स टी, हमारी काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन, जिसकी मदद से हम लिख सकते हैं यू एक्स की जगह 0, सो 5 इंटू 4 विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। तो यही एग्जैक्ट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ हमारी बॉल के पास भी रही होगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो बॉल है उसके पास शुरुआत में एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी थी उसको हम, इसको मैं वी एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने कार के लिए सिंबल वी यूज किया है तो हम बॉल के लिए भी सिंबल वी को यूज कर लेते हैं। तो वी एक्स की वैल्यू हमारी बॉल की कितनी हो गई, डेफिनेटली 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये बात हम समझ गए एकदम बिल्कुल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी बॉल के पास 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। और जैसा कि हमने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बॉडी होती है वो यूनिफॉर्मली मूव करती है, एक्सीलरेट नहीं हो पाती। तो इसीलिए बॉल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंटिन्यूसली मेंटेन्ड रहेगी, मतलब t की वैल्यू 4 सेकेंड हो या फिर 6 सेकेंड हो, समय भले बदल जाए वी एक्स की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टली वो वैसे की वैसे मूव करती रहेगी। अब बात करते हैं वर्टिकल में। तो अब कहानी हम बॉल की कर रहे हैं और कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि अगर वो हॉरिजॉन्टली जा रही थी तो हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल के अलोंग कंपोनेंट 0 आएगी, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो है, कितना, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम, अब एक बात बताओ, t इक्वल टू 4 सेकेंड में आपने उसको ड्रॉप किया और t इक्वल टू 6 सेकेंड की बात की जा रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपने उसको कितना समय दिया है मूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली 2 सेकेंड का समय दिया है ना। वर्टिकल के अलोंग जो भी वो वेलोसिटी गेन करेगी वो 2 सेकेंड में ही करेगी, क्योंकि आपको t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 6 सेकेंड की चर्चा करनी है, क्योंकि इसी दौरान उसने वर्टिकल के अलोंग मूवमेंट की। तो यहाँ पर t की जगह मुझे 2 सेकेंड लिख देना चाहिए। एंड फाइनली मैं वी वाई चाहता हूँ, तो वी वाई हो जाएगा हमारा यू वाई प्लस ए वाई टी, और इस फॉर्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 दैट इज अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। तो इससे समझ में आ गया कि 6th सेकेंड में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू भी आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल में तो कोई बदलाव था ही नहीं, तो कंटिन्यूसली 20, एंड 6th सेकेंड में वर्टिकल के अलोंग बॉल के पास 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई। अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि दोनों के टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोनों के लिए थीटा की वैल्यू 90, तो कॉस 90 0 हो गया, तो बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू भी 20, बी की वैल्यू भी 20, तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 400 प्लस 400 दैट इज 800, एंड 800 के रूट की वैल्यू आ जाएगी 20√2, और इसीलिए 20√2 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड है भी, और एक्सीलरेशन को लेकर के मैं पहले ही समझा दिया था। सो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मैंने सारी बातें बता दी आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। हालांकि खाली ए के बेसिस पे भी हम ऑप्शन टी को लगा सकते थे, बट अगर मान लो किसी अदर ऑप्शन में भी 10 वैल्यू होती तो आपको फिर भी निकालना होता, और इस तरह से हम निकालते हैं ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नीट 2021 से है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल of radius r with a uniform speed takes a time capital T to complete one revolution. All right, if this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by, okay देखिए आसान है क्वेश्चन, दिखता बड़ा लेंदी और कॉन्सेप्चुअल है भाई, डिफिकल्ट है बट है नहीं उतना। है क्या रहा है कि एक पार्टिकल है वो आर रेडियस वाले सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है, तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए
टी समय लगता है। तो क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मैंने आपको कई बार कहा एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो एक सर्कल अगर वो कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, एंड सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है सर्कल की 2 पाई आर, एंड टाइम की जगह में कैपिटल टी। तो मुझको ये तो पता चल गया कि उस सर्कल के अलग मूव करने के दौरान पार्टिकल की जो स्पीड थी वो 2 पाई आर अपॉन टी थी। अब इतनी ही स्पीड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इसको हॉरिजॉन्टल से फेंक दिया गया, तो जो मैक्सिमम हाइट आई उसकी वैल्यू 4r थी। तो डेफिनेटली अब सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन से बिलोंग कर गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं इस फॉर्मूले को, जहां पर u हमारी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो कितनी स्पीड से फेंका गया था, एग्जैक्टली इतनी स्पीड से फेंका गया था जिस स्पीड के साथ वो सर्कल में घूम रही थी। तो h की जगह में मैं लिख देता हूं कितना, 4r, तो यहां पर आ गया 4r। अब मुझे चाहिए u स्क्वायर, तो u स्क्वायर मतलब यहां पर v की वैल्यू ही u होगी, है ना, या u की वैल्यू v ही होगी, क्योंकि इसी को ही हम u मान करके चल रहे हैं और इतनी स्पीड के साथ हमने उस पार्टिकल को थ्रो किया था। तो u की जगह में मुझको 2 पाई r बाई टी लिख देनी चाहिए। तो स्क्वायर के लिए मेरे को क्या करना होगा, 2 पाई r बाई टी का स्क्वायर कर देना चाहिए। तो मुझे मिलेगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ऑब्वियस बात है। अब ना यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा डिवाइडेड बाई 2g भी रहेगा। इसे सॉल्व करने से हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसमें जो भी कॉमन क्वांटिटीज हैं उनको पहले कॉमन क्वांटिटीज को मैं कैंसिल करता हूँ। तो कॉमन में मुझको 4 भी दिखाई दे रहा है, r भी दिखाई दे रहा है, तो LHS में बचेगा 1, है ना। कैंसिल किया यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर को, तो LHS में बच गया मेरा 1। तो फाइनली इम्प्लाइज दैट मैं यहाँ पर जो स्पेस है वहीं पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो मुझको क्योंकि थीटा तक पहुँचना है तो मैं टी स्क्वायर को LHS में भेजता हूँ। तो पहले टी स्क्वायर को भेजा, फिर 2g को भी भेज देता हूँ। तो 2 को पहले लिख दिया, g को मैंने बाद में लिख दिया। तो डिनोमिनेटर पूरा चला गया। अब न्यूमरेटर में जो जो क्वांटिटीज हैं ले आते हैं, तो पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सो डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, और कौन नीचे आ जाएगा, एक r भी नीचे आ जाएगा। तो इससे मुझको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका पावर हाफ करूंगा, तो इसका पावर हाफ करूंगा तो इससे मुझको मिलेगा साइन थीटा। अब अगर मुझको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे साइन इनवर्स करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो थीटा के लिए आपको साइन इनवर्स करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स यहाँ पर दोनों में है, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में कोई करेक्ट होगा। तो आप देख लीजिए, हमको 2t स्क्वायर जी चाहिए, तो 2t स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r का पावर हाफ का साइन इनवर्स। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से है। क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। ऑल राइट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल से एंगल दिया है। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी। सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है नीट में, लेकिन उस केस में आपको जो एंगल गिवन था वो वर्टिकल से न दे करके हॉरिजॉन्टल से दिया था, बस फर्क इतना है। तो बोलता है हाईएस्ट पॉइंट की ट्रेजेक्टरी का जो होगा वहां पर उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पर वेलोसिटी हो जाती है हॉरिजॉन्टल। और जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल टाइम कहा कि अगर आपने u स्पीड से फेंका है विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सपोज, क्योंकि हम वर्टिकल दिया तो मैं वर्टिकल ही ले लेता हूं, है ना। हम वर्टिकल के लिए बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्टिकल से एंगल दिया तो हम वर्टिकल को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप हॉरिजॉन्टल के लिए एंगल को ऑब्वियसली 90 माइनस 60 करके 30 भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वर्टिकल से एंगल 60 दिया है तो हॉरिजॉन्टल से 30 होगा, ऐसा भी कर सकता है। फिर वर्टिकल से भी आप चर्चा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, अपन हॉरिजॉन्टल से 30 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, बात तो बराबर ही है। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अब बताओ हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कंपोनेंट कितनी हो गई मेरी, इट विल बी इक्वल टू, और u की वैल्यू हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कंपोनेंट हो जाएगी 10 cos 30, cos 30 √3/2 होता है, तो 10 इंटू √3/2 विल बिकम 5 √3 मीटर पर सेकेंड। एंड वर्टिकल कंपोनेंट खैर जो भी रहे मैं लिख देता हूँ, इट विल बी 10 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। डन। नाउ तो मैंने आपसे कहा था कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। ये मेरी वाई एक्सिस है। ऐसा इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होती, तो
तो पार्टिकल को और ऊपर जाना चाहिए था, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0, और हमने क्या सीखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आता, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सिलरेट नहीं हो रही होती, और इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली ux के बराबर ही होगी, एंड इसकी वैल्यू हमारी आई कितनी है 5√3 मीटर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, जो बिल्कुल आपको समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीट 2023 से आया हुआ क्वेश्चन है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is directly formula based है। बिल्कुल कुछ खास दिमाग लगाने वाले सवाल है ही नहीं, है ना, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से कर लेंगे। क्या करना है अपने को, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए अगर इस स्टैंडर्ड के सवाल नीट में वाकई आ रहे हैं तो, और आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंट वे में, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं ना पूरे रेगुलर वे में, आपको डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि रियल वे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बच्चे एग्जाम जरूर देते हैं, बट उतनी लार्ज पॉपुलेशन में कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन बस उतने ही बच्चों में है जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है, और वो उतने ही बच्चे हैं जितने जनरली हमारी मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं इंडिया में। तो आप बिल्कुल थोड़ी सी अगर कंसिस्टेंट वे में मेहनत करें और टीचर की बात माने, आपको डेफिनेटली डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत आसान है ना। सो नाउ h की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमारी 280, उसके स्क्वायर को कर देना है मुझको, तो यहाँ पर मैं 280 का स्क्वायर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री लेने को कहा गया है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 के स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय, है ना। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जी की जगह मुझको 9.8 लेने बोला है, तो यहाँ पर 2 × 9.8 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इस 280 स्क्वायर को हम 280 × 280 कर देते हैं, तो ये हो गया 280 × 280 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास रहा 2 × ना। अब 9.8 से मैं डेसिमल हटाना चाह रहा हूँ, तो डेसिमल हटाने के लिए काम करते हैं अपन, नीचे 10 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेसिमल हट गया, और इंटू 4 अपनी जगह पर रहने दो। अब इसे रिड्यूस करते हैं और देखते हैं हमको फाइनली क्या आंसर मिल रहा है। तो अगर मैं 4 से इस 280 को रिड्यूस करूं तो मुझे मिलेगा 70। परफेक्ट। नाउ अब अगर हम देखें तो 98 एंड 70 को हम 7 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो 7 10 जा 70, एंड 7 से अगर मैं इसे रिड्यूस करूं तो मुझे मिलेगा 14। नाउ 14 × 2 विल बिकम 28, 2800 अपॉन 28 करूं तो यहां पर मुझे मिलने वाला है 100, एंड 10 × 100 की वैल्यू हो जाएगी 1000 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। सो 1000 मीटर इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, और इस तरीके से आपको सवाल को अप्रोच करना था। बहुत आसान सा सवाल था, और इसी के साथ आपका मोशन इन अ प्लेन के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। नीट 2024 में मोशन इन अ प्लेन से एक भी सवाल नहीं आया था, और इसीलिए हमारी सीरीज में हमने 2023 तक के सवाल को देखा। 24 में एक भी सवाल मोशन इन अ प्लेन से नहीं था, है ना। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम अगले चैप्टर में क्लास 12 के अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सवाल सॉल्व करेंगे, लास्ट 17-18 साल के। और ये बहुत, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का नीट के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सवाल हैं जो हमें सॉल्व करने होंगे। तकरीबन 80 क्वेश्चंस हैं जो हमको सॉल्व करने होंगे लास्ट 17-18 साल में। अगर हम देखें तो मीन्स लास्ट 17-18 सालों में तकरीबन 80 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए, तो आप उसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, है ना। और उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।